बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से एंड तक बनाया गया है। जितने भी मार्क्स आएंगे इसी के अंतर्गत से आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी में बताया गया है। सिर्फ आपको क्या करना है, आप अपना 1 घंटे दे दो बस। हेलो एवरीवन, आपका इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑल इन वन वीडियो, ठीक है, ऑल इन वन वीडियो, यानी कि ये लेसन पहला लेसन है। पहला लेसन क्या है? ठोस अवस्था है। पहला लेसन अध्याय 1 आपको नोट्स मिलेगा पीडीएफ सहित। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया भी जाएगा इसमें क्या क्या वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं कई साल से पढ़ाते चला रहा हूँ, देखते चला रहा हूँ, पेपर को देखते हुए चला रहा हूँ कि किस प्रकार से पेपर आ रहा है। उसी हिसाब से ये पेपर आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। मतलब जो आपका ये पहला लेसन है ये पूरा इसी हिसाब से कवर किया गया है। इसके बाद आपका ये खत्म होते ही अंशाल पेपर सॉल्व कराया जाएगा, वायरल प्रश्न कराया जाएगा मात्र एक वीडियो में। तो यार इसी में से आएगा, अगर पहला लेसन से आएगा ना कुछ तो इसी में से आएगा। तो मैं आपको सिर्फ टाइम लेने वाला हूँ और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अध्याय 1 है, देख लीजिए, ठोस अवस्था पहला लेसन का है। दूसरा लेसन आपको कुछ दिन में मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, कॉमन क्वेश्चन रहेगा। और ये मैं 100% श्योर हूँ कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं और देखने के बाद जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। तो इसलिए इसमें कोई भी कोताही मत कीजिएगा कि बाद में देखेंगे। अगर जब भी देखें, आपके पास टाइम हो तभी देखें, नहीं तो अभी मत देखें। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन से और एकदम बिल्कुल बेसिक से, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इसलिए ऑलरेडी पहले से लिख लिया हूँ क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में ज़्यादा कुछ रिकवर किया जाए। यही कई यूट्यूबर पढ़ाते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन मैं ये बहुत कम समय में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। जितना कम से कम समय बच सकता है आप सबका। पहला है ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था में सबसे पहले जैसे कोई भी लेसन रहा था तो लेसन के बारे में सीख लेते हैं, क्योंकि मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूँगा। कहाँ से? जीरो से एकदम शिखर तक आपको पहुँचाऊँगा। 100% समझ लो, जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहा हूँ, शिखर तक पहुँचाऊँगा। तो इसलिए अभी तक आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से शेयर करिएगा जिससे कि सबको फ़ायदा हो सके। ओके, देखिए ठोस अवस्था क्या होता है। ठोस है, अब इसमें से आपको सुनने में भी लग जा रहा है ठोस यानी कि मजबूत होगा। लिखा गया है ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, यानी कि ठोस। अभी एक चीज मैं अगर समझूं तो ईटा के देखिए उसका साइज लगभग बराबर रहता है सब जगह के। तो उसका क्या होता है, उसका आयतन और आकार क्या होता है, बिल्कुल निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। समझ गए? अब देखिए इसके गुण है, मतलब इसके लक्षण जो कैसे आप पहचानेंगे। देखिए ठोस कठोर होता है। अभी यहाँ आप ईटा को दाबेंगे तो वो नहीं दबेगा, कितना भी आप करके दाबो तो ईटा नहीं दबेगा। तो इसलिए क्या होता है, ठोस कठोर होता है। ठोस विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होता है। सुचालक कुचालक आपको बता दिया जाएगा आगे लेसन में, ठीक है। चलो अगला है आपका ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। अभी आप ईटा को देखेंगे, आपके सामने दिख रहा होगा, वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ईटा जो है क्या होगा, वो मजबूत होगा। उसके आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। तो ठोस ईटा को आप सपोज दैट समझ सकते हैं, ईटा जो घर बनने में ईंट लगता है ना। देखिए ठोस के कड़ों के बीच लगने वाला बल बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे ठोस के और ठोस, जैसे दो ठोस है, इसके बीच अगर बल लगाएंगे आप, जैसे शेर है और शेर है, दोनों लड़ेंगे तो दोनों बराबर ही टक्कर देंगे ना। तो इसी प्रकार अगर ईटे को लड़ाएंगे हम तो क्या होगा, एक ज़्यादा शक्तिशाली बल लगाना पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। वो ठोस के क्या होते हैं? गुण होते हैं, लक्षण होते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक एक बेसिक से सीखते हुए हम सब चल रहे हैं, ठीक है। तो पहला ठोस है और फिर क्या है, दूसरा ठोस है। पहला ठोस हो गया आपका क्रिस्टलीय। क्या हो जाता है? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस हो जाता है। और दूसरा हो जाता है अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस। पहला क्या हो जाता है? क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा क्या हो जाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अब दोनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस। यार देखिए टाइम आपका जरूर लग रहा है, लेकिन आपको समझ में भी आएगा, है ना। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे करके जुड़े होते हैं। आप ईटा को आप मान सकते हैं, उसी के उदाहरण तो ईटा हो सकता है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं?
क्रिस्टली ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझेंगे तो ब्रोमीन हो गया, यानी कि Br हो गया, Ma हो गया, ये सब क्या है आपके, ये क्रिस्टली ठोस हैं। क्या है ये सब क्रिस्टली ठोस है। तो क्रिस्टली ठोस समझ गए। अब देखिए क्रिस्टली ठोस के गुण के बारे में भी लिख लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा इसे। देखिए यह किसी निश्चित ताप पर पिघलते हैं, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ताप दिया जाएगा तभी ये पिघलेंगे, वरना ये नहीं पिघलेंगे। तो आप लिख सकते हो यह निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं, निश्चित ताप पर पिघलते हैं। क्या होते हैं ये, निश्चित ताप पर पिघलते हैं, वरना नहीं पिघलते हैं। दूसरा आप लिख लीजिए, क्योंकि कई गुण हम देखेंगे, ठीक है। यह क्या होता है, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। लिख लो, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होती हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, इनके कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इनके कणों की क्या होती है, निश्चित व्यवस्था होती है। कणों की निश्चित व्यवस्था होती है। क्या होती है, निश्चित व्यवस्था होती है। अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब आगे देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। चलो आगे हम देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। मैंने क्रिस्टलीय ठोस को बहुत अच्छे से बताया। वे ठोस जिनकी एक निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होते हैं, जैसे क्रिस्टलीय एकदम क्रिस्टलीय का बिल्कुल उल्टा, ये निश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़े होते। अगर आप अंगूर अगर समझ लीजिए तो अंगूर क्या होता है, वो निश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़ा होता, कहीं यहाँ पर जुड़ा होता है, यहाँ पर, मतलब अलग अलग व्यवस्था में जुड़े होते हैं। अगर अक्रिस्टलीय अंगूर समझ लीजिए और क्रिस्टलीय एकदम ईटा समझ लीजिए, ठीक है ना, ईट। तो अब देखिए इसके भी प्रकार होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो पहले प्रकार के बारे में हम देखें, इनके कणों की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। तो आप लिख लीजिए, इनके कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, नहीं होती है, ठीक है। इनके कणों की क्या होती है, व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। दूसरा आपका है, इनके ये जैसे ये क्या होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। इसको भी लिख लो, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं, समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये क्या होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। तीसरा आप लिख लीजिए, इसे ताप देने पर ये नरम हो जाते हैं। जैसे आप लोहा देख लीजिए, अगर उसे गर्म करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो नरम हो जाता है। उसको चाहे जैसे आप तोड़ मोड़ के मतलब मुड़े सकते हो, लेकिन जब क्या गर्म करने पर, तो ताप मतलब गर्म करने पर, लिख लो, इसे ताप देने पर ये नरम हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। समझ गए हो ना। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, इसके प्रकार भी होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना भी आप सीखने वाले हो, ठीक है। ये सब एग्जाम पे बहुत कम पूछने का चांसेस रहता है, लेकिन बेसिक आपको जानना जरूरी है। आपके पास अभी समय है, टाइम है, तो आप सीखिए। देखिए ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आणविक ठोस। लिख लीजिए आप सब भी, आणविक ठोस। नोट्स आपको मिल जाएगा लेकिन कुछ दिन बाद, और टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला होता है आणविक ठोस और दूसरा होता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस और तीसरा होता है धात्विक ठोस। क्या होता है, धात्विक ठोस होता है। और चौथा होता है सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। अब 4 ठोस हैं, चारों ठोस के बारे में एकदम बारीकी से समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस क्या होते हैं, ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होता है। यार अगर आप देखेंगे तो इसी क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा हुआ है। आणविक ठोस, आणविक मतलब अणुओं से मिलकर बना होता है। कितना आसान है, इसको समझिए, सुनिए। आणविक यानी कि जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। समझ गए। आणविक ठोस क्या होता है, ऐसा ठोस जो अणुओं से मिलकर बना होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। यह बहुत कम ताप पर पिघल जाता है। यह क्या होता है, बहुत कम, यानी कि थोड़ा ही इसको अगर गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाता है, पिघल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझेंगे तो क्या हो जाता है हमारा I2 जैसे,
और क्या CCl4। अब फिर से समझ लेते हैं आणविक ठोस, ऐसे ठोस जो अणुओं से, यानी देख लो यार इसमें अणुओं, आणविक क्या होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। दूसरा है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होता है ध्यान समझिए, ऐसे ठोस जो आयनों, इसी में क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ, आयनिक ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उससे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। समझ गए, देखिए उससे आयनिक ठोस कहते हैं। ये द्रव की अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक कुचालक के बारे में बताऊंगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे KCl, ये भी है आपका एग्जाम्पल, KCl ले सकते हैं, MgC2 ले सकते हैं। जैसे अगर टूटेगा हमारा NaCl को, अगर हम तोड़ेंगे किसको, NaCl को, तो हमारा क्या बन के आ रहा है, Na+ देता है और क्या होता है, Cl- देता है। Na क्या देता है, प्लस देता है, Cl- देता है। तो आयनिक ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उसे हम आयनिक ठोस कहते हैं। समझ गए, आई होप समझ में जरूर आया होगा। अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, यानी कि 2 देख लिया, अब धात्विक ठोस। अब इसी में देखिए धात्विक यानी कि धातुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, धात्विक ठोस कहते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बना होता है उसे धात्विक ठोस कहते हैं। समझ गए, धातुओं से, जैसे कॉपर, ये क्या होता है, ये धातुओं से मिलकर बना होता है, क्या होता है, Cu। ठीक है, अभी फेरस के आप समझ लेते हैं, Fe, फेरस, ये क्या होता है, ये धात्विक है, यानी कि धातुओं से मिलकर बना होता है। जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम धात्विक कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ अगर आप समझेंगे तो। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें इसमें। सहसंयोजक ठोस, ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। जैसे ये जुड़ा है, इसी के बाद तुरंत कई चीज़ें जुड़े हुए हैं, वो क्या होते हैं, सहसंयोजक ठोस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझेंगे तो क्या हो जाता है, आपका ग्रेफाइट है, क्या है, ग्रेफाइट। ठीक है, क्या है, ग्रेफाइट है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, ऐसे ठोस सहसंयोजक एक बार और देख लेते हैं। ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। चलो, एकक कोष्टिका के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम एक एक करके। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा एकक कोष्टिका के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला है आपका आद्य एकक कोष्टिका। क्या है, आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका, ये पहला हो गया। और 2 होते हैं, तो दूसरा है आपका केंद्रित एकक कोष्टिका। क्या होता है, केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। ठीक है, समझ गए। अब एक एक के बारे में समझेंगे। एक बात और, इसी को हम कहते हैं, आद्य एकक कोष्टिका को हम कहते हैं साधारण एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। ठीक है, समझ गए दोनों। आद्य एकक कोष्टिका को हम साधारण एकक कोष्टिका भी कहते हैं। तो हम आद्य एकक कोष्टिका समझ लेते हैं कि क्या होता है। देखिए ध्यान से, आद्य एकक कोष्टिका ऐसा सेल, ध्यान सुनिएगा, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। ऐसा सेल, क्या, ऐसा सेल या कोष्टिका जिसमें परमाणु घन के केवल 8 कोनों पर उपस्थित हो। ध्यान सुनिएगा, 8 घन के, यानी कि आद्य एकक कोष्टिका अगर आप समझें तो घन उसको समझ लीजिए, क्या, घन समझ लीजिए। समझ गए। जैसे यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से समझिए, एकदम अच्छे से देखिए, इसको पढ़ लिए। क्या होता है, इसका मतलब आद्य एकक कोष्टिका का समझ लीजिए घन होता है। क्या होता है, घन होता है, यानी ऐसा सेल या कोष्टिका जिसमें परमाणु घन के केवल 8 कोनों पर उपस्थित हो, ऐसे संरचना सरल एकक कोष्टिका कहलाते हैं। जैसे एक घन बना लेते हैं हम बड़ा सा ना, वो 8 कोनों पर उपस्थित रहना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, आद्य एकक। आद्य एकक कोष्टिका को हम साधारण एकक कोष्टिका भी कहते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं, घन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, घन बना लेते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो 8 कोनों पर उपस्थित हो। अब देख लेते इसमें कितने कोने हैं। एक कोना यहाँ पर हो गया, एक कोना यहाँ पर हो गया। तो जितने 8 कोने हैं आप गिनेंगे, अगर सही से गिनेंगे तो 8 कोने आपको मिल जाएंगे। तो 8 कोनों पर जो उपस्थित होते हैं, क्या, ऐसा सेल या कोष्टिका जिसमें परमाणु घन केवल 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, ऐसे संरचना को सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। आई होप, सॉरी, आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। और इसी को सरल एकक कोष्टिका भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने बोला
सरल एकक, आद्य एकक, साधारण एकक, यानी कि एकदम मतलब आसान। आसान मतलब 8, आद्य, आद्य से समझ में आ रहा क्या, आसान 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों कोनों पर जो उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, आद्य एकक, यानी कि सरल एकक कोष्टिका कहते हैं। चलो हम आगे देखते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका अगले पेज में। अब हम आगे देखते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका, ऐसे एकक कोष्टिका जो घन के किसी न किसी केंद्र पर अवश्य उपस्थित होते हैं लेकिन सभी कोनों पर उपस्थित नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हमने एक बना दिया डायग्राम, छोटा सा एकदम नन्हा सा प्यारा सा, जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया, लेकिन ये क्या है, आठों कोनों पर उपस्थित नहीं है, कहीं कहीं उपस्थित है, जैसे यहाँ पर उपस्थित होगा, यहाँ पर उपस्थित होगा और कहीं नहीं उपस्थित है। ये क्या होता है, केंद्रित एकक कोष्टिका होता है। क्या होता है, केंद्रित एकक कोष्टिका होता है। अब इसके प्रकार होते हैं, केंद्रित एकक कोष्टिका के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक एक करके सबके बारे में चर्चा करने वाला हूँ, बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं आपको, ठीक है। अब देखिए, केंद्रित एकक कोष्टिका के प्रकार बताना है, कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान सुनिएगा। 3 प्रकार के होते हैं, कितने, 3 प्रकार के। तो पहले होते हैं, लिखिए आप सब भी लिखिए, काय केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका क्या होते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। दूसरा है आपका फलक, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। पहला है आपका काय केंद्रित एकक कोष्टिका, दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका और लास्ट है आपका अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। समझ गए, समझना क्या है यार, इसको याद करिए, अभी मैं समझाता हूँ इसको अच्छे से कैसे याद करोगे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, 3 जरूर है, तो हम इसमें से एक ही पढ़ने वाले, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। बता देता मैं सारा, ध्यान सुनिए, बता देता सारा, लेकिन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, बिल्कुल भी आया ही नहीं है। आया क्या है भी मैं समझाऊंगा कि BCC का संकुलन दक्षता, FCC का, BCC का, तो ये चीज़ आया है अभी एग्जाम में और वो हर साल ही आता है लगभग। मैं बताऊंगा तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, बस बने रहो हमारे साथ। देखिए, पहला है काय केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें लिखा क्या है, ऐसे एकक कोष्टिका जिसमें परमाणु घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी एक ही परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका। इसे आप BCC भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, BCC, यानी कि साफ ये पूर्ण रूप से कह रहा है कि घन के कोनों के साथ साथ एक बीच में भी क्या उपस्थित हो, परमाणु एक बीच में भी उपस्थित हो, वह क्या होता है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका होता है। समझ गए, अभी मैं फिर से समझाऊंगा, नहीं समझे कोई बात नहीं। यानी कि सभी कोनों पर उपस्थित भी हो और एक बीच में भी उपस्थित हो गया हो। देखिए, जैसे यहाँ पर भी उपस्थित हो गया हो, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ऐसे बना सकते हो, ठीक है। देखिए, ये चारों को मतलब 8 कोनों पर उपस्थित है और एक बीच में भी उपस्थित है। यह क्या होता है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका होता है। क्या होता है, काय केंद्रित एकक कोष्टिका होता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। एक बार फिर से सुन लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ऐसे को कोष्टिका जिसके परमाणु घन कोने कोने पर यानी कि सब जगह उपस्थित हो और एक केंद्र में, यानी केंद्र क्या होता है, बीच में उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं काय केंद्रित कोष्टिका कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले पेज में। आपका अगला हेडिंग आ जाता है रिक्ति। रिक्ति क्या चीज़ होता है, बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे कोई भी चीज़ है उसको आप सेट करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर जगह खाली हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, कुछ भी हो, है ना। जैसे आप दीवार में माटी लगा रहे हो, कच्चे दीवार है, तो वहाँ से लगाएंगे, फिर वहाँ पर थोड़ा गड्ढा कम हो जाएगा, तो मतलब ऊंच खाल थोड़ा थोड़ा होता रहता है। अगर कोई भी चीज़ है, ठोस का कण है, वहाँ से कुछ भी चीज़ हटाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर स्थान बचेगा ही बचेगा। जैसे कोई यहाँ पर है और यहाँ से आगे आप चला गए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो खाली हो ही गया ना। तो जब ठोस कणों की व्यवस्था किया जाता है तो उनके कणों के स्थान में भी कुछ स्थान रिक्त या खाली होता है। तो यार मैं 2 बार लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं, समझ लीजिएगा कि जब ठोस कणों की व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके कणों के स्थान में भी कुछ
रिक्त या खाली होता है। यानी कि अगर स्थान बदलेंगे तो भाई स्थान की जगह पर कुछ रखो तो ठीक है, नहीं तो स्थान तो खाली हो ही जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्ति कहते हैं। अब रिक्ति कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो रिक्त 2 प्रकार के होते हैं, और मैं बता दूँ ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार, ठीक है। और आया था कैसे, मैं ये वो भी बता दे रहा हूँ। आया था कि चतुष्फलकी रिक्त क्या होता है और अष्टफलकी रिक्त क्या होता है। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है आपका चतुष्फलकीय रिक्त। क्या होता है, चतुष्फलकीय रिक्त होता है। और आपका दूसरा होता है अष्टफलकीय। क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्त। क्या होता है, अष्टफलकीय रिक्त होता है। पहला है चतुष्फलकी और दूसरा है क्या आपका अष्टफलकी। चतुष्फलकी रिक्त क्या होता है, जब 3 गोले, ध्यान सुनिए, चतुष्फलकी यानी कि 4 कह रहा है। अब इसको समझेंगे, जब 3 गोले परस्पर सटा कर रखे हो तो उनके ऊपर पुनः एक गोला और रख दिया जाए तो इस प्रकार जो रिक्त प्राप्त होता है उसे हम चतुष्फलकी कहते हैं। यानी कि 3 गोला है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ गोला, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, 4 गोला। 4 गोला है, 4 गोला के बाद एक गोला बीच में और हम रख देते हैं, लेकिन इसके बीच में जो रिक्ति बनती है, जो स्थान बचता है, उसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्त कहते हैं। अब ध्यान से अगर आप समझें, यहाँ पर देखिएगा, मैं रेड पेन से बता दूं आपको। देखिए यहाँ पर, यहाँ बीच में स्थान है, इसी को हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्त। चतुष्फलकीय रिक्त, ठीक है। चतुष्फलकी रिक्त क्या होता है, यानी कि 4 कोना है उसी में एक गोला और रख देते हैं, यानी 4 गोला है उसी में एक गोला हम और रख देते हैं, तो उसमें जो हमारा स्पेस बचता है, जो स्थान खाली बचता है, उसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय रिक्त कहते हैं। 4 गोला है, चतुष्फलकी, फिर सुनिए, चतुष्फलकी यानी कि 4 गोला है उसी में एक गोला और रख देते हैं, बीच में जो स्थान बचता है उसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकी कहते हैं। क्या, चतुष्फलकी कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, टी से। इसे क्या करते हैं हम, टी से प्रदर्शित करते हैं। समझ गए हो, चतुष्फलकी समझ गए, तो अष्टफलकी की तरफ हम चलें अब आगे। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो यार लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कह रहा हूँ, पहली बार तो कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, मत करिएगा, है ना। चलिए, अष्टफलकी क्या होता है, जब 3 गोले परस्पर संपर्क में रखे हों तो उनके ऊपर पुनः 3 गोला। ध्यान सुनिए, चतुष्फलकी का काफ़ी ज़्यादा आप सटीक में चल रहे हैं कि 3 गोला है, 3 गोला और रख दिया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति। अब ध्यान से मैं रखने चल रहा हूँ, देखिएगा, 3 गोला रख रहा हूँ, 3 गोले के बाद और मैं 3 गोला रख दूंगा, 1 गोला, समझ आया, दूसरा गोला यहाँ पर बना लिया मैंने, और तीसरा गोला एकदम बीचों बीच बना लिया हमने। तो बढ़िया से गोला तो बन नहीं रहा, अंडा की तरह बन रहा है, एक छोटा एक बड़ा। 3 गोला रख दिया, 3 गोला के बाद 3 गोला और रख दिया मैंने, तो भाई साहब अंडा बन रहा है पूरा। और 3 गोला और रख दिया, तो उसमें क्या हो गया, जो बीच में यहाँ पर आप अगर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर एक स्थान बच रहा है बीच में, ये वाला, इसी को हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अष्टफलकी। इसको एक बार हम और समझेंगे। 3 गोला है, 3 गोला के बाद एक गोला और रख, मतलब 3 गोला और रख दी जाए, 3 गोला के ऊपर 3 गोला और रख देते हैं, जो रिक्ति बचती है हमारी वह होती है अष्टफलकी। क्या होती है, अष्टफलकी। इसमें 8 गोला मत बना देना, सुन लो, अष्टफलकी है, अष्टफलकी। 3 गोला है, 3 गोला और रख दिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है, अष्टफलकी होता है। समझ गए हो, आगे बढ़ें, चलो। अगला है चतुष्फलकी रिक्ति और अष्टफलकी रिक्ति में संबंध। क्या बताना है, चतुष्फलकी रिक्ति और अष्टफलकी रिक्ति में संबंध बताना है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चतुष्फलकी रिक्ति अष्टफलकी रिक्ति की दोगुनी होती है। अगर आप देखें, चतुष्फलकी अष्टफलकी क्या होती है, दोगुनी होती है। माना, जैसे मान लेते हैं, माना लिखो, माना किसी परमाणु क्या, माना किसी परमाणु में अष्टफलकीय रिक्ति में अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति क्या मान लेते हैं, यन, क्या, यन मान लेते हैं, तो हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है, चतुष्फलकीय रिक्ति क्या हो जाती है,
2n हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। मैंने वही समझाया आपको। तो यार समझ गए ना कि अष्टफल की मान लेते हैं n और चतुष्फल की क्या मान लेते हैं 2n, क्योंकि दोगुना होती है ना। तो बस इतना ही था। अब हम अगला हेडिंग देते हैं उपसह संयोजक संख्या। ये क्या होता है? अब हम लगातार एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यार अभी मेन आने वाले बाकी हैं, तो बीच में गैप मत कीजिएगा। देखिए क्या है उपसह संयोजक संख्या। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। किसी ठोस में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती जितने भी परमाणु से घिरा होता है, उन्हें परमाणु की संख्या को उस परमाणु की उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी परमाणु है, ये परमाणु है, ये घिरा हुआ है और इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें क्या होती हैं, घिरी हुई हैं। ये क्या होता है? उपसह संयोजक संख्या होता है। क्या होता है? उपसह संयोजक संख्या। फिर से हम समझेंगे उपसह संयोजक संख्या को कि कोई ठोस में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती जितने भी परमाणु से घिरे होते हैं, जैसे ये कोई परमाणु है और ये जितने भी परमाणुओं से घिरे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजक संख्या कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आया होगा। आई होप इतना आप जरूर समझ में आया होगा। इसके प्रकार भी होते हैं, इसके प्रकार को अभी मैं नहीं चर्चा करने वाला, एकदम लास्ट में करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। करोगे भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि आप सब समझदार और ईमानदार हो, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो उपसह संयोजक संख्या हो गया ना आपका। अब हम आगे देखते हैं अगले पेज में। अब हम अगला देखते हैं दोष है। क्या है? दोष है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। कहीं कहीं दोष ऐसे भी लिखा रहता है और कहीं कहीं दोष ऐसे भी लिखा रहता है, तो यार इसका मत संकोच करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए दोष क्या होता है कि किसी ठोस के कणों के नियमित क्रम में आने वाले रुकावट, यानी कि लगातार आने वाला कोई भी ऐसा कण है, उसमें आने वाले लगातार रुकावट को हम क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। समझ गए? नहीं समझे फिर से सुन लो कि ऐसा दोष या ऐसा ठोस के कणों में नियमित क्रम में आने वाले रुकावट को क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। समझ गए ना। चलो दोष के प्रकार हम देखते हैं। फिर से सुन लो कि जो ठोस होते हैं उसके कणों के नियमित क्रम में जो आने वाले रुकावट होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? दोस्त। जैसे पानी जा रहा है, बह रहा है और उसके आगे ईंटा आ गया, ईंट पत्थर आ गया, तो वो क्या हो गया? रुकावट है यार। तो वो रुकावट क्या होता है? दोष होता है। जैसे कोई कहीं पे जा रहा है, उसके सामने कोई अनजान व्यक्ति पड़ गया, अरे यार आज तो दोष है, जाना ही नहीं चाहिए था। तो मतलब ऐसे ऐसे कहते हैं लोग गाँव में, तो ये दोष होता है। मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, केमिस्ट्री भाषा में समझिए अगर, कि कोई भी ठोस है उसमें आने वाले जो रुकावट होते हैं। अब मैंने बरहा का बात की है, जैसे गांव के लोग जानते होंगे, जो पानी जाता है जिससे बाहर आया, अगर उसमें आगे ईंट पत्थर आ गया तो ईंट पत्थर रुकावट हो गया, तो ईंट पत्थर आपका क्या हो गया? दोष हो गया। दोष हो गया, रोकने वाला दोष हो गया। तो आप देखते हैं दोष के प्रकार। तो यह 2 प्रकार के होते हैं। लिख लो, दोष 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला है रस समीकरण दोष। तो रेड पेन से लिख लूँ, रस पीने वाला रस नहीं, क्या गन्ना का रस नहीं यार, ठीक है ना। अभी मैं समझाता हूँ कौन सा। रस समीकरण दोष। दूसरा है आपका अरस, क्या? अरस समीकरण दोष। तो 2 दोष थे, एक रस समीकरण और एक अरस समीकरण दोष। तो दोनों दोष के बारे में हम सब चर्चा करेंगे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए रस समीकरण दोष। रस समीकरण दोष क्या होता है कि ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कोई भी चीज़ है कि सब्जी आप बना रहे हो, उसमें नमक उतना पड़ना है तो पड़ना है, ना तो कम ना तो ज़्यादा। समझ रहे हैं ना। अभी जैसे ईंटा है, ईंटा में इतना माटी लगेगा ही लगेगा, क्योंकि यार ठोस है। ठोस का मैंने बेस्ट एग्जांपल ईंटा लिया, तो ईंटा के ही उदाहरण ज़्यादा मैं दूंगा ना। तो ऐसा दोष ध्यान से सुन लिए कि ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब धनायन रहेगा, धनायन जैसे NaCl है, NaCl को आप तोड़ेंगे तो Na प्लस देता है और Cl माइनस देता है, ये हमेशा ही देंगे। तो रस समीकरण दोष ऐसे होते हैं कि ऐसा दोष जिसमें धनायन तथा ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लिख सकते हो कि ऐसा दोष, ऐसा दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों, क्या? धनायनों और ऋणायनों। ध्यान सुनिएगा, ऐसा दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई
परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। तो समझ गए ना। रस समीकरण दोष क्या होता है? ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जैसे है वैसे ही रहेगा, जैसे ईटा यार ईटा वैसे ही रहेगा वो ना। आरस समीकरण दोष, आरस समीकरण दोष क्या होता है? ध्यान सुनिए। ऐसा दोष बिल्कुल उल्टा, जो ऐसा दोष जो धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। क्या होता है? परिवर्तन से उत्पन्न होता है। तो यार इसको फटाक से मैं लिख लेता हूँ अगर, कि ऐसा दोष क्या? ऐसा दोष जो धनायनों क्या? धनायनों तथा ऋणायनों, धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या में परिवर्तन से उत्पन्न होता है, में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। क्या होता है? परिवर्तन से ये उत्पन्न होता है आरस समीकरण दोष, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब आपका आ गया है। तो चलो अगले पेज में ही देख लेते हैं जब इंपॉर्टेंट है। चलो अब जितना कहूँ उतना कम, यानी कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रस समीकरण दोष ऐसे एग्जाम में नहीं आता। रस समीकरण दोष के प्रकार बताओ या उदाहरण बताओ, तो ये आएगा कैसे मैं बताने जा रहा हूँ। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो चारों के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि साटकी दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं? 4 प्रकार के दोष होते हैं और चारों दोषों के नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला दोष आ जाता है आपका साटकी दोष। कोई भी दोष आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई भी कुछ दिक्कत नहीं करेंगे। पहला दोष साटकी दोष। दूसरा है आपका रिक्तिका दोष। क्या? कौन सा दोष? रिक्तिका दोष। पहला है साटकी दोष, दूसरा है रिक्तिका दोष, तीसरा है फ्रेंकल दोष। क्या? फ्रेंकल दोष। तीसरा है क्या आपका? फ्रेंकल दोष है। और चौथा है आपका अंतराकाशी दोष। क्या? अंतराकाशी दोष। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आपके एग्जाम में आना तय है, मैं समझ सकता हूँ जहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रस समीकरण दोष, साटकी दोष, रिक्तिका दोष, फ्रेंकल दोष, अंतराकाशी दोष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा यार, है ना। देखिए साटकी दोष क्या होता है, बहुत आसान तरीके से बताऊँगा कि ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं। इसमें ऐसा दोष है ये कि किसी ठोस से धनायन और ऋणायन क्या होते हैं? बराबर मात्रा में हमेशा गायब होते रहते हैं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं रहता है। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझूं तो बेस्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर प्लस हो गया आपका, फिर क्या रहेगा आपका? माइनस है, प्लस है, माइनस है, फिर प्लस है। तो यहाँ पर माइनस होगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस, इसी प्रकार से मतलब रहेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा आप सब, मैंने क्या कहा इसमें कि ऐसा दोष है जिसके किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होता है। यानी कि जब धनायन गायब होगा तभी क्या होगा? ऋणायन गायब होगा। जब ऋणायन गायब होगा तभी धनायन गायब होगा। जैसे आपका है, सपोज दैट आप समझ सकते हैं कि ये माइनस जो है ये इस प्लस से गायब हो जाता है। ध्यान सुनिएगा, चल नहीं रहा, अच्छी बात है, चलो चल गया। कि ये माइनस इसके स्थान पे चला गया और ये प्लस आपके इस स्थान पे आ गया। ये क्या होता है? साटकी दोष होता है। यानी कि दोनों में क्या हो गए? परिवर्तन हो गया। ठीक है, इसमें क्या धनायन और ऋणायन दोनों में क्या होता है? एडजस्ट, पूरा एकदम एडजेटिव परिवर्तन हो जाता है, वह साटकी दोष होता है। फिर से सुन लेते हैं, साटकी दोष क्या होता है कि ऐसा दोष जिसमें ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साटकी दोष कहते हैं। समझ गए हो? एक बार फिर से सुन लो, ये ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों बराबर मात्रा में गायब होते रहते हैं, साटकी दोष। दूसरा है आपका रिक्तिका दोष। ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण, ध्यान सुनिएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा अंतर है। साटकी में दोनों बराबर मात्रा में गायब होते थे, धनायन गायब हुआ तो ऋणायन गायब हुआ। इसमें क्या होता है कि ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं। केवल ठोस के कण क्या होते हैं? गायब होते हैं। जैसे आपका ये दो ठोस है, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये गायब हो जाएंगे तो इस रूप में आ जाएंगे, ये गायब हो गए। जैसे आपका हो गया NaCl, है ना, NaCl, ये एग्जाम्पल है आपका। तो Na क्या होता है? Na प्लस होता है और प्लस Cl माइनस देता है। आप AgBr ऐसे इसी प्रकार से आप तोड़ सकते हैं। समझ गए हो ना।
कि ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, इसी दोष को रिक्तिका दोष, यानी कि अपने जो ठोस के कण होते हैं ये अपने स्थान से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है ना, ठोस के कण क्या अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, इनका काम ही क्या है, गायब होना। सिर्फ रिक्तिका दोष में, रिक्तिका यानी कि नाम से पता चल रहा है रिक्त स्थान खाली करके जाएंगे। सुनिए ध्यान से, रिक्तिका मतलब रिक्त स्थान खाली कर देंगे। ठीक है ना, अब हम देखते हैं अगला दोष अगले पेज में। अब आपका आ गया फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष क्या होता है, ऐसा दोष, ध्यान सुनिएगा, ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई स्थान है खाली और वह क्या होता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, अंतराकाशीय स्थान। ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको तीन दोष के बारे में, तीसरा दोष के बारे में बता रहा हूँ। रिक्तिका दोष क्या करता था, मतलब रिक्त, जहाँ पर रिक्त स्थान था, मतलब जो ठोस थे वो अलग हो जाते थे, वो रिक्तिका दोष। फ्रैंकल दोष क्या है कि ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। क्या, धनायन, सिर्फ धनायन का नाम लिया है, ऋणायन नहीं कहा ये फ्रैंकल दोष। तो हम बनाएंगे उसी प्रकार जैसे बनाए थे पहले, प्लस माइनस करके। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस प्लस 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 माइनस। अब जैसे यहाँ पर कुछ, ये तो रहने दो यार, कोई बात नहीं। यहाँ जैसे ये प्लस नहीं था, यहाँ पर ये खाली स्थान था। ठीक है, ये पूरा क्या है, खाली स्थान है, और ये कहीं, ये जो प्लस है यहाँ पर आकर स्थिर हो जाता है। ठीक है, ये प्लस कहाँ होता है, कहीं दूसरी जगह पर स्थान अपना ले लेता है। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल दोष कहते हैं। ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे कोई धनायन है, यहाँ पर धनायन था, आपको पता है, क्योंकि माइनस के बाद आपका प्लस ही आता है। अगर ऐसे है, बंद है, खाली है, तो आप समझ जाएंगे कि प्लस के बाद जब माइनस है तो माइनस के बाद प्लस होगा ही होगा। तो ये दूसरी जगह कहीं जाके सेट हो जा रहा है, कहीं सिक्सेज हो जा रहा है, ये क्या होता है, फ्रैंकल दोष होता है। यानी कि कोई अपना अलग सा स्थान ग्रहण कर लेता है, ये क्या होता है, फ्रैंकल दोष होता है। समझ गए हो ना। अब अगला हम देखते हैं अंतराकाशी दोष। ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशी, मतलब इसमें कुछ भी पता नहीं है, चाहे वो धनायन हो चाहे वो ऋणायन हो, यानी कि धनायन भी गायब हो जाते हैं और ऋणायन भी गायब हो जाते हैं और अपना अगला स्थान ले लेते हैं। तो मैं इसका भी बता देता हूँ आपको, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर होगा माइनस प्लस माइनस प्लस। इसमें से भी जैसे यहाँ से मैंने प्लस गायब किया है, ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस के बाद प्लस ही आएगा, तो ये गायब होकर कहाँ गया, कहीं यहाँ पर आके सेट हो गया, तो ये प्लस हो गया। यहाँ पर प्लस ही था ना, तो यहाँ पर आके सेट हो गया अपना। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऐसे हम बना देते हैं, माइनस गायब करा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसी प्रकार से हम गायब करते रहेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ध्यान सुनिए, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, माइनस, ये जो स्थान है यहाँ पर कुछ नहीं था, ये खाली होकर कहीं यहीं पे आके माइनस सेट हो गया। ठीक है, समझ गए ना, बहुत आसान था यार। कि फ्रैंकल दोष में सिर्फ धनायन गायब होता है और अंतराकाशी दोष में दोनों गायब होता है। रिक्तिका दोष में क्या होता है, कोई अगर रिक्त स्थान खाली है वहाँ पर जाके क्या होता है, गायब हो जाता है, खाली हो जाता है। और एकदम जो सबसे पहले आपने सीखा क्या, साटकी दोष। साटकी दोष में क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें कोई ठोस धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होता है। ठीक है ना, तो साटकी दोष में क्या होता है, धनायन और ऋणायन, जैसे जितना धनायन गायब होगा उतना ऋणायन भी गायब होगा। जैसे आप खाना खा रहे हो, जितना रोटी खाओगे उतना चावल खाओगे, बोलोगे मुझे इतना रोटी चाहिए, 2 रोटी, और रोटी कितनी, मुझे चावल उतना ही चाहिए, यानी कि दोनों बराबर मात्रा में मुझे थाली लगा के आप दे दो। ठीक है, ये क्या होता है, आपका साटकी दोष होता है। यानी कि जितना धनायन गायब होता है उतना ऋणायन गायब होगा। अब जो आया आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगले पेज में चलो देखिए। अब आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है, तो बिल्कुल यार मिस की मत करिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। ज़्यादा टाइम आपका तो नहीं लगा, बहुत आसान तरीके से अभी 3 दक्षता बताऊंगा, जो भी टाइम लगेगा इसी में लगेगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि एग्जाम में अगर मैं कहूँ तो 100 में 98% चांसेस इसी का बनता है जो आपको बताने जा रहा हूँ, यानी कि 1 मिनट बाद। ठीक है ना, तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं संकुलन दक्षता क्या होता है, इसी के आधार पर लगेगा, इसीलिए मैं संकुलन दक्षता बता रहा हूँ कि किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन
प्रतिशत को संकुलन दक्षता कहते हैं। आपको कुछ चीज़ें अब याद करनी पड़ेंगी। अब तक जो मैंने बताया शायद आपको सारा समझ में आ गया हो, आप कुछ याद करने पड़ेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं, फिर इसके आगे आगे हम क्या करेंगे, याद करते हुए चलेंगे, याद कराते हुए चलेंगे, सब कुछ समझते हुए चलेंगे। देखिए संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता है, लिखते हैं संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि संकुलन दक्षता का फॉर्मूला आता है कि एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन, क्या, कुल परमाणु का आयतन, परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये पीछा आपका नहीं छोड़ेगा, कहीं भी रहोगे पकड़े रहेगा, यानी कि एग्जाम तक आपको छोड़ेगा नहीं। क्या होता है संकुलन दक्षता का, एक परमाणु का आयतन और बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। क्या, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना। अब हम इसमें संकुलन दक्षता का फॉर्मूला से के आधार पर मैं क्या संकुलन दक्षता निकालता हूँ, किसका, एससीसी का, बीसीसी का, एफसीसी का। तो हम पहले हेडिंग डाल लेते हैं तीनों के बारे में, तब एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एससीसी की संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता, एचसीसी की संकुलन दक्षता। दूसरा आपका आ जाता है बीसीसी का संकुलन दक्षता, बीसीसी की संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता। और तीसरा आपका लास्ट आ जाता है, इस लेसन का भी लास्ट हो जाता है, एफसीसी की संकुलन दक्षता। मैं जितना बताऊं उतना कम है कि इतना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो तीनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, एससीसी की संकुलन दक्षता, बीसीसी की और एफसीसी की, तीनों के बारे में देखते हैं। तो अगले पेज में करता हूं, क्योंकि इस पेज में तो हो नहीं पाएगा, कोई भी एक भी दक्षता नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं चलो अगले पेज में चलते हैं। तो अब पहला है क्या आपका एससीसी की संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता इसका सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर इसको ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा संकुलन दक्षता का। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी अगर आप ज्ञात करेंगे तो संकुलन दक्षता का फॉर्मूला लिखेंगे। अगर ये मैं बताऊं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डबल स्टार इसको देने से कम नहीं होगा, तो मैं लिख दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एक बार फिर बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, जब तक आपको याद नहीं होगा कि एक परमाणु का आयतन। सबसे पहले क्या होगा, एक परमाणु, परमाणु क्या है, जैसे गोला का आयतन, ध्यान सुनिए, गोला का आयतन ना, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन, कुल परमाणु का आयतन, कुल परमाणु का आयतन गुणे 100, ठीक है। अब संकुलन दक्षता बराबर क्या होता है, एक परमाणु का आयतन, परमाणु क्या, गोले का आयतन, परमाणु क्या, गोले का आयतन, ठीक है। अब इसके बारे में समझेंगे थोड़ा अच्छे से, आपको एक बार थोड़ा कठिन लगेगा। देखिए परमाणु का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि गोले का आयतन क्या होता है, 1 गुणे 4/3 पाई आर क्यू बटे कुल परमाणु, कुल परमाणु क्या हो जाएगा इसमें, ए क्यू, कुल परमाणु क्या, ए क्यू गुणे 100, 100 है ना, तो 100 लिख देते हैं। समझ में, यही आपको याद करना पड़ेगा इसमें यार। परमाणु यानी कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब कुल परमाणु का आयतन मान लेते हैं हम ए, परमाणु का आयतन ए होता है ना, तो ए क्यू हो गया आपका, गुणे 100 है। एक चीज इसमें आपको बगल में बताना चाहूंगा मैं, किसमें जो त्रिज्या होगा, त्रिज्या, क्या चीज, त्रिज्या, त्रिज्या इसमें क्या लेंगे, आर लेंगे, तो आर बराबर क्या होता है, a/2। याद रखिएगा इसमें आर बराबर a/2 लिखेंगे, और a बराबर आपका क्या आ जाएगा, तब क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 2r हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2r। a की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2r रखेंगे, ये याद रखने वाली बात है। a की जगह पर हम क्या रख देते हैं, 2r रख देते हैं। तो हम रखते हुए चलेंगे, एक एक स्टेप यार समझेंगे, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं किसी प्रकार की, कहीं जाना तो है नहीं आप सबको, है ना। तो चले देखते हैं 4/3, एक का कोई मतलब ही नहीं, तो 4/3 पाई का मान आपको बता दूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आगे आपको बता दूंगा। पाई आर क्यू है तो उसको आर क्यू को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बटे ए बराबर क्या है, 2r है। अब इसका करना है क्यूब, यानी कि इसका भी क्यूब होगा और इसका भी क्यूब होगा, गुणे 100, समझ गए ना।
इसका देखते हैं 4/3 पाई को ऐसे रहने देते हैं हम। आर क्यूब जो था, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आर क्यूब हो गया। तो आर क्यूब से कट गया, तो आपके पास क्या बचा? जो बचा है लिख लीजिए 4/3 पाई बटे 8 गुणे 100। ठीक है, अब ये जो 3 है यहाँ से हट के क्या हो जाएगा? यहाँ पर आके गुणे में लग जाएगा। तो 8 3 कितना हो गया? 24 हो गया। तो हमारा क्या हो गया? 4 पाई बटे 24 गुणे 100। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका। पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 होता है, क्योंकि 22/7 हम लिख सकते हैं पाई को। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3.14 गुणे 100 बटे के 24। तो 4 छक 24, 6 आ गया। तो कितना आ गया आपका? गुणा करिए 314। देखिए 100 से ये दशमलव आपका हट गया, तो 314 हो गया बटे के 6। इसका डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 दशमलव 6 त्रिक 18। तो यानी कितना आ गया? एस सी सी की संकुलन दशा कितना आ गया? 52.3। मैं बार बार कह रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि एस सी सी की संकुलन दशा कितनी होती है, तो आप बता दीजिएगा 52.3 होती है। यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू क्या रखा है? पाई की वैल्यू मैंने रखा है 3.14। क्या रखा है? 3.14 यहाँ पर मैंने लिख लिया। समझ में आ गया? तो एससीसी की संकुलन दशा कितना आ गया? 52.3% आ गया। अब हम देखते हैं अगला, यानी कि बीसीसी की संकुलन दशा। चलो अब मैं अगला देख रहा हूँ, क्या? बीसीसी की संकुलन दशा। देखिए यार, मैंने बताया था फॉर्मूला तो वही लगेगा, फॉर्मूला का पीछे छोड़ेगा नहीं। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्यों यार देर कर रहे हो? फॉर्मूला तो उतना इजी तो ट्रिक तो है नहीं यार, फिर भी मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि संकुलन दक्षता बराबर होता है आपका कि एक परमाणु का आयतन, और परमाणु मैंने बताया था कि गोला समझ लीजिएगा। तो एक परमाणु का आयतन मैं लिख रहा हूँ 3 बार, तो याद हो ही जाना चाहिए। आयतन बटे कुल, एक बार पहला एक, तो फिर कुल परमाणु का आयतन, कुल यानी क्यू हो जाता है ना, ए क्यूब हो जाता है। यही याद रखना है आपको बस। आप सबको यार पता होगा कुल परमाणु यानी कुल गोले का आयतन क्या होता है? ए क्यूब होता है। बस यही चीज़ तो याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सब। देखिए अब संकुलन दशा, इसमें क्या क्या रखेंगे? क्या है उसमें? 1 से गुणा कराए थे ना, इसमें 2 से गुणा कराएंगे। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब बटे के 1 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, गुणे 100। ठीक है ना। अब ये समझ में आया। अब यहाँ पर आर की जगह यानी कि त्रिज्या हम क्या रखेंगे? यही चीज याद करने वाली इसमें बात है। यहाँ पर रखेंगे a√3/4। ठीक, ए बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 4r यानी कि 4r बटे के √3 आ जाएगा। समझ में आया? ए का वैल्यू, ए की जगह पर मैं ये चीज रख सकता हूँ। तो हमारा क्या आ जा रहा है? 2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 100 बटे ए क्यूब की जगह पर मैंने क्या रखा? 4r/√3 का क्यूब। ठीक है, क्यूब कर दिए, यानी कि r का क्यूब है और 4/√3 का क्यूब है। ठीक है आसान, समझ रहे हो ना। 2 चौके 8, क्या हो गया? 8/3 पाई आर क्यूब बटे, देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चौक 16 चौके 64, कितना हो गया? 64। और √3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3√3, क्योंकि गुणा कर लीजिएगा यार, आता ही होगा आप सबको, है ना। आर क्यूब है, लिख लो। तो आर क्यूब से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? क्या बचा? 8/3 पाई बटे 64 3√3, ये चीज आपके पास बचा। अब पाई का मान मैंने बताया था 3.14 होता है, तो आप रख भी सकते हो, है ना। अब 3 इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 8/64। समझ में आ रहा ना? ध्यान समझिएगा, 8/64। और ये 3 भी गुणा हो जाएगा तो गुणे 3, और ये 3√3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये 100 को मत भूलिए। तो क्या आ गया आपका? 3√3 गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 से आपका 3 तो कट गया, 8 8 64, 1/8 आ गया यहाँ से। ठीक है, अभी पाई की वैल्यू भी यहाँ पर आपका है
तो पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14। तो लिख लीजिए 3.14 गुणे, अब अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.73, 1.73 याद कर लीजिए अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है, बटे क्या हो जाएगा इसका 8 है तो 8 लिख लो, है ना। इसका गुणा कराएंगे तो गुणा कराने पर आपका आ रहा है 5.4322, गुणा कर लीजिएगा गुणे 100 बटे के 8। अब इसका मैं डिवाइड लगभग कर रहा हूँ तो आपका आ रहा है 543.22 बटे 8, क्योंकि यार देखिए ये क्या है 2 अंक इधर खसक जाएगा, दशमलव क्या हो जाएगा 2 अंक इधर खसक जाए तो ये आ गया। अब इसका डिवाइड करेंगे तो 67.90 आ रहा है लगभग के आंसर में, सॉरी दिखा नहीं, देख लो 67.902 आंसर आ रहा है, यानी कि 902 लास्ट में दशमलव के बाद एक अंक के गिना जाता है ना, तो ये चीज़ आपका आ रहा है। बीसीसी की संकुलन दशा क्या आ रहा है 6-7, यानी कि 67.902 आ रहा है। तो एससीसी का मैंने सीखा, बीसीसी का सीख लिया, एफसीसी का देखते हैं। सिर्फ इसमें ये आर और ए का वैल्यू याद कर लीजिए, बहुत आसान होता है। संकुलन दशा का फॉर्मूला हमेशा लगेगा एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100, ये हमेशा ही लगेगा। तो चलो हम एफसीसी की संकुलन दशा अगले पेज में निकालते हैं। अब हम देख रहे हैं एफसीसी की संकुलन दशा, ये कैसे आएगा ध्यान सुनिएगा। एक फॉर्मूला, वही फॉर्मूला लगाएंगे हमेशा संकुलन दशा का। संकुलन दशा का फॉर्मूला रहेगा, तो संकुलन दशा बराबर क्या होता है एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन, क्या होता है बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। मैंने बार बार बताया आपको कि परमाणु यानी कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन इसमें पहले में 1 से गुणा कराया गया था, दूसरे में 2 से, तीसरे में 4 से करेंगे, 3 से नहीं, तो 4 गुणे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। पहले में क्या जेड की वैल्यू रखे थे 1 रखे थे, दूसरे में जेड की वैल्यू क्या रखे थे 2 रखे थे, तो हम यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या रख दिए 4 रख दिए। और आर की वैल्यू क्या रख रहे हैं a/2√2, क्या रख रहे हैं 2√2 रख रहे हैं। तो इसका हम मुझे किसका वैल्यू ज्ञात करना है, ए का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमारा ए बराबर आ रहा है 2√2 इंटू आर। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ हम रखेंगे, तो रख देते हैं, ध्यान से देखिए। तो 4, तो इसमें डायरेक्ट गुणा ही करा देता हूँ, नहीं चलो एक आगे स्टेप देखिए, 4 चौके 16, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 16। ठीक है, 16 पाई आर क्यूब बटे 3, ए क्यूब की जगह क्या रख रहे हैं हम 2√2 इंटू आर का पूरे का क्यूब करना है। ठीक है, पूरे का क्या करना है क्यूब करना है। देखिए 2√2 का करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, तो 32 रूट क्या आ गया देख लीजिए। अच्छा फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, 2 का करेंगे 3 बार तो 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना आ गया आपका 8 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। अब इसका करेंगे तो 2√2, तो यानी कि 8 दूनी 16, यानी कि क्या आ गया आपका 16√2 आ गया। ठीक है, इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख लीजिए 16 पाई आर क्यूब बटे 3, तो नीचे आ जाएगा ना, 3 गुणे 16√2 और गुणे आर क्यूब गुणे 100। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया आपका, तो हमारे पास क्या बचा 16 पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 बटे 3 गुणे 16√2 गुणे 100। ठीक है ना, अब इसको हम कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं। इसका हम इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, और √2 का वैल्यू मैं रख सकता हूँ, तो √2 का वैल्यू होता है क्या लिख दे रहा हूँ 16 गुणे 3.14 गुणे 3 गुणे 16, अंडर रूट 2 का वैल्यू हम रख रहे हैं 1.41 गुणे 100। ठीक है, तो अब हम गुणा करा देंगे, ये 16 है ये ऑलरेडी। एक चीज़ और मैं कर सकता हूँ, 16 से 16 आपका कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 3.14, तो छोटा से छोटा करते चलो, 3.14 गुणे 3 से इतने में गुणा करा देंगे हम, तो कितना आपका हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4, यानी कि 4.23 गुणे 100।
अब इसका हम लिख सकते हैं गुणा 100, ऊपर नीचे 100 से करा सकते हैं, हाँ करा सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या बच रहा है 300, ये तो दशमलव हट ही जाएगा पहले से, तो क्या बचेगा हमारे पास 314/4.23 गुणे 100/100। ठीक है, इसके आगे हम करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 314, डबल जीरो बढ़ा दो और यहाँ पर आ रहा है 423। इसका हम डिवाइड करके देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। इसका डिवाइड करने पर आ रहा है 79% लगभग। तो SCC, BCC, FCC यानी कि तीनों की संकुलन दक्षता आपको बहुत आसान इजी तरीके से आ गया होगा। आई होप समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, मन करेगा तो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जाओ फोड़ो।